आज के इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे 10 अप्रैल 1912 की उस मशहूर यात्रा की जो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए शुरू हुई थी। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग के अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा केस स्टडी है। जब इंसान प्रकृति को सीधे चुनौती देता है तो उसके नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं, आज हम यही समझने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम की एकदम फोरेंसिक जांच करते हैं। दरअसल इतने बड़े पैमाने के डिजास्टर के लिए किसी एक गलती का होना काफी नहीं है। इसके लिए कई सारे लेवल्स पर कई भयानक गलतियों का बिल्कुल सटीक सीक्वेंस में होना जरूरी होता है, और टाइटैनिक के मामले में ठीक ऐसा ही हुआ। इसके स्केल को समझना बहुत जरूरी है। 269 मीटर लंबा ये जहाज उस जमाने में $27.5 लाख में बना था, जिसकी आज के हिसाब से वैल्यू 40 करोड़ डॉलर के बराबर है। मतलब इस भारी भरकम रकम से उन्होंने समंदर पर एक 5 स्टार होटल खड़ा कर दिया था। टर्किश बाथ, हीटेड स्विमिंग पूल, शानदार सीढ़ियां, लग्जरी की कोई कमी नहीं थी। पर इस लग्जरी के साथ एक और चीज आई, घमंड। व्हाइट स्टार लाइन के एग्जीक्यूटिव्स का ये ओवर कॉन्फिडेंस देखिए। ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। आम लोगों में भी इसकी सेफ्टी को लेके एक अंधा विश्वास बन गया था, और यही वो अहंकार था जिसने उन सभी चेतावनियों को अनसुना करने का बेस तैयार किया जो शायद इस जहाज को बचा सकती थीं। तो कहानी का अगला पड़ाव है अटलांटिक पर वो भयानक टक्कर। उस रात की सिचुएशन बहुत ही खतरनाक थी। चांद नहीं था, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, और इतनी ठंडी हवाएं चल रही थीं कि क्रू के आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी बीच रात 11:39 पर सबसे ऊपर क्रोज नेस्ट से लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट को सामने एक विशाल आइसबर्ग दिखा। उसने तुरंत 3 बार घंटी बजाई और फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने जहाज को बाईं ओर मोड़ने का ऑर्डर दिया। अब जरा इस टाइमलाइन की स्पीड देखिए। 11:39 पर खतरा दिखा और ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर टक्कर हो गई। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। रात 12 बजे तक डिस्ट्रेस कॉल भेजी जाने लगी और 2:20 आते आते जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर समंदर में समा गया। मतलब सिर्फ 3 घंटे से भी कम वक्त में अनसिंकेबल होने का मिथक पूरी तरह खत्म। तो सबसे अहम पॉइंट यहाँ ये है कि बर्फ का एक टुकड़ा मजबूत लोहे को कैसे चीर सकता है। फिजिक्स कैसे काम करती है ये देखिए। इस आइसबर्ग का वजन 15 लाख टन था, एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर। जब ये जहाज के राइट साइड से सिर्फ 10 सेकंड के लिए रगड़ाया तो इसका मास इतना ज्यादा था कि इसने सॉलिड मेटल को मक्खन की तरह फाड़ दिया। अब आते हैं इसके टेक्निकल पहलू पर, विफलता की संरचना। कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज बिल्कुल शॉक में थे। जहाज के 2 सबसे बड़े सेफ्टी फीचर्स, डबल बॉटम हल और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, किसी काम नहीं आए। क्यों? क्योंकि डबल बॉटम तो नीचे था पर टक्कर साइड में हुई थी। वहां सेफ्टी की सिर्फ एक ही लेयर थी, और वही सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। और ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि जहाज का डूबना मैथमेटिकली तय कैसे हो गया था। डिजाइन के हिसाब से अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरता तब भी जहाज तैरता रहता, पर टक्कर इतनी लंबी थी कि एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स टूट गए। इसका गणित बिल्कुल सिंपल था। आगे का हिस्सा भारी हुआ और उसने पूरे जहाज को पानी के नीचे खींच लिया। इसके बाद शुरू होता है अगला दौर, अराजकता और मानवीय भूल, यानी केओस और ह्यूमन एरर। इंजीनियरिंग तो फेल हुई ही, पर आसपास के जहाज़ों का रिस्पॉन्स भी उतना ही शॉकिंग था। एसएस कैलिफोर्नियन सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, पर उनके रेडियो ऑपरेटर ने रात में मशीन बंद कर दी थी। उनके कैप्टन को लगा कि डिस्ट्रेस फ्लेयर्स शायद अमीर लोगों की कोई पार्टी है। दूसरी तरफ आरएमएस कार्पेथिया ने लगातार कॉल सुनी और मदद के लिए निकला, पर वो 107 किलोमीटर दूर था। उन्हें पहुंचने में 3.5 घंटे लगने वाले थे। अब इन लाइफ बोट्स के नंबर्स पर नजर डालिए। ये सच में डरावने हैं। टोटल 2200 लोग ऑन बोर्ड थे, पर लाइफ बोट सिर्फ 1200 लोगों के लिए थी। और उससे भी बड़ी ट्रेजेडी, शुरू में किसी को लगा ही नहीं कि जहाज डूब रहा है, इसलिए 65 लोगों की कैपेसिटी वाली पहली बोट में सिर्फ 28 लोग बैठे। जब तक जहाज टेढ़ा होने लगा और प्रोपेलर्स पानी के बाहर आए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये गलतियां जुड़ती चली गईं। कैप्टन ने उसी दिन होने वाली सेफ्टी ड्रिल कैंसिल कर दी थी। जब बर्फ की वार्निंग मिली तो स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचिंस ने पैनिक में आकर जहाज को गलती से राइट मोड़ दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, चेयरमैन जोसेफ ब्रूस 6 दिन का ट्रैवल रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आइस वार्निंग्स छुपाई और जहाज की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर बनाई रखी।
एक के बाद एक ब्लंडर्स। जब जहाज पूरी तरह डूब गया तो जो 1500 लोग पीछे छूट गए थे उनकी सच्चाई बहुत ब्रूटल है। वो लोग पानी में डूबने से नहीं मरे थे। उस रात समंदर के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इस फ्रीजिंग पानी में ह्यूमन बॉडी कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाती है। यही उन हजारों मौतों की असली और भयानक वजह थी। खैर, अब बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, गहराइयों की विरासत। जब कारपैथिया पहुंचा तब तक सब खत्म हो चुका था, पर इस एक डिजास्टर ने ग्लोबल मैरीटाइम लॉज को हमेशा के लिए बदल दिया। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, समंदरी सेफ्टी के लिए सोलास ट्रीटी साइन हुई, और सबसे बड़ा रूल, अब हर जहाज पर हर एक पैसेंजर के लिए लाइफ बोट की जगह होना कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन असली टाइटैनिक कहाँ था? उसे समंदर की गहराइयों में ढूंढने में 70 साल से ज्यादा लग गए। 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड की टीम को 3800 मीटर्स की गहराई में इसका मलबा मिला। पर एक हॉन्टिंग सच ये भी है कि मेटल खाने वाले बैक्टीरिया इस मलबे को तेजी से खत्म कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि 2030 तक ये फिजिकल जहाज समंदर के तल से पूरी तरह गायब हो जाएगा। तो सोचिए जरा, जब 2030 तक असली जहाज बिल्कुल गायब हो जाएगा और टाइटैनिक 2 जैसे नए प्रोजेक्ट्स भी बार-बार डिले हो रहे हैं, तो क्या सोसाइटी ने सच में इस कभी न डूबने वाले अहंकार से कोई सबक सीखा है? ओवर कॉन्फिडेंस प्रकृति के सामने कितना भारी पड़ सकता है? इस सवाल के साथ ही आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।